एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो सेकेंड सेमेस्टर है एनईपी का सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी में, उसमें जो हमारा कोर्स का कोड है ZOSC थ्योरी पेपर है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर है तो सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर है। ये कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। कोर्स का जो टाइप है DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसमें सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में आज के क्लास में हम बात करेंगे, हमारा जो सीरीज चल रहा था सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में, आज बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए जी, यहां पर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन का जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है। हम इसको लगभग 3-4 वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग देख पा रहे हैं उसका जो 3D डायग्राम है, कैसे लिपिड बाइलेयर का बना होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने बहुत अच्छे तरीके से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ लिया है। तो पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। ये बीच में जो देख पा रहे हो ना, ये लिपिड बाइलेयर है, यानी कि लिपिड मैक्सिमम पाया जाता है, 50% लिपिड मिलता है। उसके बाद बीच बीच में देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बीच बीच में प्रोटीन पाए जा रहे हैं। प्रोटीन लगभग 47% होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना, प्रोटीन से या लिपिड से जुड़े हुए जो लंबी चेन दिख रही है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्यतः 3 चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो जो सबसे ज्यादा होता है वो लिपिड होता है, लगभग 50%। उसके बाद प्रोटीन होता है लगभग 47%, बच गया 3% लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन हर एक सेल्स के लिए, प्रत्येक कोशिकाओं के लिए यही रेशियो होगा ये जरूरी नहीं है। जब कोशिकाएं बदल जाती हैं, अलग अलग कोशिकाओं की बात करते हैं, तो इनके रेशियो भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के लिए रेशियो लागू नहीं होगा, लेकिन हमारा जो एक बेसिक तो मानना पड़ेगा ना, उसके लिए यही सही है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए, लिपिड 50% बना होता है, प्रोटीन 47% और कार्बोहाइड्रेट लगभग 3%। लिपिड भी 3 प्रकार के मिलेंगे आपको, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, भाई ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड। अगला क्या है, स्फिंगोलिपिड। और अगला क्या है हमारे पास, स्टेरॉल। रिपीट कर रहा हूं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल। चलो हम इसको ए, बी और सी नाम दे देते हैं। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो सबसे पहला लिपिड है उसको हम फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं, उसको 1 दे रहा हूं। और दूसरा जो प्लाज्मा हालोजन, उसको नंबर 2 दे रहा हूं, ठीक। फॉस्फोलिपिड फिर 5 प्रकार की अलग अलग टाइप से होती है। पहला फास्फेटिडिल कोलिन, दूसरा फास्फेटिडिल सेरीन, तीसरा फास्फेटिडिल एथेनॉलमाइन, चौथा फास्फेटिडिल इनोसिटोल, पांचवा डाई फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ठीक। और अगला जो होता है इधर प्लाज्मा लोजन, ये तो प्लाज्मा लोजन है। ये हो गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में क्या क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, स्टेरॉल में क्या क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब प्रोटीन की बारी आती है, तो प्रोटीन में 2 प्रकार के प्रोटीन पढ़ेंगे, नॉन कोवलेंटली लिंक्ड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। अगला पढ़ेंगे कोवलेंटली लिंक्ड प्रोटीन में लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, जीपीआई मतलब ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटल प्रोटीन, ये पढ़ेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम लोग, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटियोग्लाइकेंस। तो ये था ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन। लेकिन जब इसके अंदर की हम स्टडी करेंगे तो हमारा वीडियो 3-4 वीडियो में ये टॉपिक
पूरा हो पाएगा। ठीक है, हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, लिपिड। हम इसको ए कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी कर देते हैं। कैपिटल ए में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिपिड, जो कि लगभग 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओवरऑल बायोमास का 50% लिपिड का बना होता है। देख लीजिए भाई, लिपिड आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए लिपिड है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड दिख रहा है, मान लीजिए मैं इस लिपिड की बात कर रहा हूं, एक लिपिड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, लिपिड जो होता है वाटर सोल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुलता। पानी में नहीं घुलता, मैं क्या बोलूंगा जी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक यानी पसंद ना करना, ना घुलना, ना मिलना, तो हाइड्रोफोबिक, पानी में नहीं मिलता। ठीक है, वाटर इनसोल्युबल हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन की लंबी चेन मिलेगी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन की बनी होगी। एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक क्यों, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा वाटर में डिजोल्व होता है और कुछ हिस्सा वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। पूरा का पूरा वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, याद रखना। देख लीजिए, ये जो पोलर हेड दिख रहा है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इतना वाटर में डिजोल्व होता है, लेकिन इतना डिजोल्व नहीं होता। तो इतना एरिया, ये जो फैटी एसिड का एरिया है, ये हाइड्रोफोबिक एरिया है, और पोलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक एरिया है। दोनों नेचर होने की वजह से इसको क्या बोलते हो, एम्फीपैथिक नेचर, या एम्फीपैथिक को हम एम्फीफिलिक भी कहते हैं। एम्फीफिलिक भी कहते हैं। ठीक, तो 3 टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रकार के लिपिड देखने को मिलते हैं। पहला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, दूसरा स्फिंगोलिपिड, तीसरा स्टेरॉल। ठीक, ये देखिए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल। चलिए अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की सबसे पहले बात करते हैं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है। देख लीजिए भाई, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के 2 टाइप्स हैं। पहला क्या है, फॉस्फोलिपिड, दूसरा क्या है, प्लाज्मालोजन। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब जिसमें ग्लिसरॉल हो, फास्फो यानी कि फास्फेट ग्रुप हो, तो वह लिपिड जिसमें ग्लिसरॉल और फास्फेट हो उसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। देख लीजिए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर एम्फीफिलिक, अभी बोलो एम्फीफिलिक बोलो या एम्फीपैथिक। लिपिड कंटेनिंग ए ग्लिसरॉल बैकबोन, इसमें मुख्य तौर पर सेंटर पे कौन होगा, ग्लिसरॉल होगा भाई। देख लीजिए, ये ग्लिसरॉल CH2 CH, अच्छा ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। तो यही स्ट्रक्चर तो है यहाँ पर। देखिए, अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसका, पहला पोजीशन कार्बन का, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन। देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, ये CH2OH था यहाँ पर, यहाँ का H जो है फैटी एसिड से मिल गया और वाटर बन के निकल गया, बाकी फैटी एसिड जुड़ गया यहाँ पर। जैसे CHOH था यहाँ पर, इसका H जो है, हाइड्रोजन जो है फैटी एसिड से जुड़ गया, वाटर बन के निकल गया। ठीक, ये CH2OH जो था, फास्फेट से जुड़ के वाटर बन के निकल गया और फास्फेट जुड़ गया, तो ये ग्लिसरॉल। तो ये तो ग्लिसरॉल हुआ ना जी, इतना इतना तो ग्लिसरॉल हुआ। ठीक है, तो बैकबोन किसका हो गया, ग्लिसरॉल का हो गया, ग्लिसरॉल बैकबोन। 2 फैटी एसिड टेल, 2 फैटी एसिड टेल मिलेंगे। देखिए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, वाटर इनसोल्युबल होंगे। ठीक, एंड ए फॉस्फेट ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक होगा। देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, ये जो दिख रहा है तीसरे नंबर पे कि कार्बन पोजीशन पे है ये। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, पोलर होता है, फॉर्मिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। किसी भी यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन का जो मुख्य जो लिपिड होता है वो ये क्या कौन होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, जिसमें बीच में
ग्लिसरॉल होता है, पहले और दूसरे पोजीशन पे कार्बन पे फैटी एसिड जुड़े होते हैं और तीसरे पोजीशन पे पोलर फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। दे रेगुलेट फ्लूइडिटी, permeability and trafficking, act as key precursor for signaling molecule। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लिपिड होते हैं, ये लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब बहुत नरम होगा, कब फ्लूइडिक नेचर का होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कब किन पदार्थों को पार करने देना है, परमेबिलिटी किसका कब होगा, ट्रैफिकिंग यानी कब प्रोटीन को या किसी और मटेरियल को बाहर निकालना है या अंदर लाना है, ट्रैफिकिंग करना है, संवहन करना है, समझ लीजिए। एंड एक्ट एज की प्रिकर्सर फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और बहुत से प्रकार के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए ये प्रिकर्सर की तरह भी काम करते हैं। प्रिकर्सर यानी कि इनसे बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। हम इसमें अंदर गहराई तक पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये देखिए भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, तो ये बहुत फ्लूइड नेचर का है, और ये विस्कस थोड़ा हार्ड नेचर का है, रिजिडिटी है, रिजिड है, और ये फ्लूइड नेचर का है। अगर अनसैचुरेटेड, यहाँ पर फैटी एसिड जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, वो अनसैचुरेटेड है, मेम्ब्रेन बहुत फ्लूइडिक नेचर का होता है। यदि सैचुरेटेड फैटी एसिड का टेल यहाँ पर है तो बहुत ही हार्ड कठोर टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोसेस है, समझ लीजिए, ताकि आगे आपका पूरा प्रोसेस समझने में आसान हो जाए। ये ग्लिसरॉल देखिए, ये ग्लिसरॉल, और ऐसे 3 फैटी एसिड, ये देखिए, ये फैटी एसिड नंबर 1 हो गया, ये 1 2 3। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसेस समझ लीजिए। होता क्या है, जब ग्लिसरॉल के पहला नंबर का पोजीशन, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, पहले पोजीशन के जो हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, और फैटी एसिड का OH है, ये मिल जाएंगे तो वाटर बन के निकल जाएगा। सेम ऐसे दूसरे पोजीशन का ये, और ये तीसरे पोजीशन का ये, और ये कुल मिला के जब आपस में मिलेंगे, ये ऐड होंगे, तो बताइए कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए भाई, 3 जगह से। ठीक, 3H2 निकल गया। अब बदले में जो बचा वो जुड़ गया, सब देखिए, ये जुड़ गया, यहाँ पर बॉन्ड जुड़ गया, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि इधर कोई एक एल्किल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड वो है, इधर एल्किल ग्रुप है। ठीक, तो अब होता क्या है कि जब भी कभी एक एल्किल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर फिर कोई एक एल्किल ग्रुप होता है, इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, एस्टर बॉन्ड। कुल मिला के यहां पर एस्टर बॉन्ड बन गया, 3 एस्टर बॉन्ड बन गए, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ठीक, 3 एस्टर बॉन्ड बन गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अब, ट्राइग्लिसराइड। 3 तो फैटी एसिड जुड़ा ना, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 एस्टर बॉन्ड बन गए हैं, एस्टर बॉन्ड पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड का बनना, एक ग्लिसरॉल होता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल होता है, और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड मिलकर के एक ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, या ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक, ये था हमारा एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस देख लीजिए, फिर वही हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, देखते रहना ध्यान से। अब यहां पर 2 फैटी एसिड है भाई। फैटी एसिड किसको बोलते हो, फैटी एसिड किसको बोलते हैं, देखिए जब लंबी कार्बन की चेन होती है, एक तरफ CH3, फिर CH2, 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 ऐसे करके जाता है, और फाइनली COOH होता है ना। कितना भी हो सकता है कार्बन की संख्या भाई, 6 8 10 12 14 16 18 20 22, कुछ भी हो सकता है, विषम संख्या में भी हो सकते हैं। तो ये जो इतना लंबा कार्बन की चेन है, दैट इज फैटी एसिड।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ग्लिसरॉल का ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तीनों पोजीशन का, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। पहला ये फैटी एसिड है भाई, ऊपर के फैटी एसिड है ये, इस फैटी एसिड का ये वाला हाइड्रोजन देखिए। दूसरा फैटी एसिड का हाइड्रोजन ये हो गया, ये आर मतलब रिमाइंडर ग्रुप है, आगे CH2 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 C डबल ओ, ऐसा ऐसा कि इतना क्या हो गया, COOH, C एक ओ ये, एक ओ ये, वो H हो गया। इधर R मतलब क्या था, R मतलब रिमाइंडर ग्रुप, रिमाइंडर ग्रुप मतलब यहां पर ऐसा रहेगा CH2 CH2 CH2, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, आखिरी में CH3 है, वही चीज, ये फैटी एसिड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा फैटी एसिड का हाइड्रोजन, और तीसरा फास्फेट ग्रुप है भाई, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं उसको, H3PO4। ठीक है, इसको H3PO4 भी बोलते हो ना। एक फास्फेट, 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, इसमें का एक, ये देखिए अब ये आपस में मिलेंगे यहां पर, फिर वाटर बन के बाहर निकलेगा, थ्री वाटर फिर निकल जाएंगे देखिए तीनों का। लेकिन अब जो जुड़ेंगे यहां पर एस्टर बॉन्ड बना, देखिए यहां पर एस्टर बॉन्ड बना, लेकिन आखिरी वाला एस्टर बॉन्ड नहीं है, ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, एस्टर बॉन्ड ये वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहां पर, इसको मैं क्या बोलूंगा, दो फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, तो उसको बोलूंगा डाई एसिल, एसिड मतलब एसिड, फैटी एसिड, दो फैटी एसिड है, डाई एसिल, ये ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल, और ये फास्फेट था, तो डाई एसिल ग्लिसरॉल फास्फेट, देखिए डाई एसिल ग्लिसरॉल फास्फेट इसका नाम हो गया। या उसको बोलते फास्फेटिडिक एसिड या फास्फेटिडिल, समझ में आया, इनमें से कुछ भी बोलो मतलब एक ही है। मैं डाई एसिल ग्लिसरॉल फास्फेट बोलूं या फास्फेटिडिक एसिड बोलो या फास्फेटिडिल बोलो, मतलब एक ही है। ठीक, और यही है वो जहां से हमारा सेल की मेम्ब्रेन का लिपिड बनता है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना, मैं इसी की बात कर रहा हूं, डाई एसिड ग्लिसरॉल फास्फेट या फास्फेटिडिक एसिड या फास्फेटिडिल, वहीं पर देखिए। अब हमारा जो सबसे पहला आएगा, देखिए ये सबसे पहला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में सबसे पहला फास्फोलिपिड, अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, ये फास्फोलिपिड सबसे पहला, वह लिपिड जिसमें फास्फेट हो, देख लीजिए, वह लिपिड जिसमें ये फास्फेट हो, दो फैटी एसिड हैं, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, यहां पर अलग अलग देखिए, ये आर के ऊपर में कॉमा लगा दिया, एक ये अलग फैटी एसिड है, फिर सेकंड कर दिया इसको अलग फैटी एसिड मान लीजिए। ऊपर और नीचे दोनों में कार्बन की संख्या चेंज हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब यही था, COOH था, CH2 ऐसे, और इधर आखिरी में CH3, तो कार्बन की संख्या यहाँ अलग हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 12 कार्बन वाला फैटी एसिड था, तो यहाँ पर मान लीजिए 14 कार्बन वाला हो सकता है, या 10 कार्बन वाला हो सकता है, या 18 कार्बन वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई एसिल ग्लिसरॉल फास्फेट या फास्फेटिडिक एसिड या फास्फेटिडिल। अब क्या होता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलता है, इतना तो कॉमन होता है सबके लिए इतना, लेकिन फास्फेट में जो यहां पर ये हाइड्रोजन था ना, यहां पर कोई ना कोई दूसरा एक मॉलिक्यूल अटैच्ड रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसके हिसाब से उसके नाम बदल जाएंगे। देखिए यहां पर मैं एक्स कर दिया हूं, ये एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पर, और वो क्या क्या हो सकता है कि वो कोलिन हो, कोलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, अगर वो कोलिन है
तो इसका नाम तो फास्फेटिडिल था ही पहले से, देखो ये है ना, इतने का नाम तो फास्फेटिडिल था, अब कोलिन आ गया तो नाम क्या हो जाएगा भाई उसका, फास्फेटिडिल कोलिन। अगर मैं यहां पर कोलिन को जोड़ दूं, कोलिन का स्ट्रक्चर ये देखिए, ठीक है ना, कोलिन का स्ट्रक्चर ऊपर में बना दिया गया है। अगर मैं वहां पर कोलिन को जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा, फास्फेटिडिल कोलिन। ऐसे कोलिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बता दूं मैं, देखिए इधर CH2, ये रुकिए जूम कर देते हैं, यहाँ CH2, ये CH2, फिर N, CH3, 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 क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम 3 बॉन्ड होती है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसलिए एक प्रोटॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा दिया हमने। अरे ये इधर OH है, तो ये कोलिन, अगर इस फास्फेटिडिल में कोलिन जुड़ गया तो नाम क्या हो जाएगा उसका, फास्फेटिडिल कोलिन। सेम ऐसे अगर उस X के जगह पर सेरिन आ गया, सेरिन जुड़ गया, सेरिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, अमीनो एसिड है, ठीक, तो क्या बन जाएगा, फास्फेटिडिल सेरिन, ठीक। अगर इस X के जगह पर यदि एथेनॉलेमाइन आ गया, ये देख लीजिए एथेनॉलेमाइन का फॉर्मूला, मेथेन एथेन 2 कार्बन हो गया, एथेन और मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमाइन मतलब अमीनो ग्रुप, फिर नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होती है, यहाँ पर 4 हो गए, देखिए 1 2 3 और इधर एक 4, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिखा दिया हमने, ठीक। तो यदि मैं क्या बोला कि यदि X के जगह पर इस फास्फेटिडिल में X के जगह पर एथेनॉलेमाइन आ गया तो क्या बन जाएगा, फास्फेटिडिल एथेनॉलेमाइन, ठीक है, ये बन जाएगा। अगला देखिए, अगर इस X के जगह पर इनोसिटोल आ गया तो इनोसिटोल का फॉर्मूला देख लीजिए, बेंजीन रिंग जैसा है, सब तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक। अगर ये आ गया तो क्या बन जाएगा, फास्फेटिडिल इनोसिटोल। अगर इस X के जगह पर एक फास्फेटिडिल और एक ग्लिसरॉल आ जाए, ध्यान रखना, ये जो घेरा गया है ये तो है फास्फेटिडिल, एक फास्फेटिडिल ये भी तो है, देख लो डायग्राम में, नंबरिंग कर दे रहा हूं कार्बन का, देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, देख लीजिए, अब जूम कर रहा हूं मैं, पहला कार्बन फैटी एसिड, दूसरा कार्बन फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड था ये, तीसरे कार्बन में फास्फेट ग्रुप, तो ये खुद एक फास्फेटिडिल हो गया। इधर फिर ग्लिसरॉल जुड़ा है एक तो, और अब इस ग्लिसरॉल जहां जुड़ा है, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है यहां पर अगर ये वाला फास्फेट जुड़ जाए तो इस फास्फेटिडिल और इस फास्फेटिडिल के बीच में ग्लिसरॉल अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, डाई फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, 2 फास्फेटिडिल हो जाएंगे ना, एक ये फास्फेटिडिल, एक ये फास्फेटिडिल, दोनों के बीच में ग्लिसरॉल, तो डाई फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। ये तो इस प्रकार से फास्फेटिडिल के तीसरे नंबर जो कार्बन है, ग्लिसरॉल के तीसरे नंबर कार्बन पर ये 1 ये 2 3 फास्फेट जहां पर जुड़ा है, फास्फेट में यदि अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के फास्फोलिपिड बनते हैं, तो ये सब एक एक प्रकार के फास्फोलिपिड है ना, ये कौन कौन, ये टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। ये नीचे जो भी देख रहे हो ना 5 ठो, ये फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल सेरिन, फास्फेटिडिल एथेनॉलेमाइन, फास्फेटिडिल इनोसिटोल, डाइफास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ये सब एक एक प्रकार के फास्फोलिपिड है और सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। चलिए भाई इसको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए कोई सेल है, सेल के अंदर का ये मटेरियल हो गया, सेल के बाहर ये हो गया, अब बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इतने को ही मेम्ब्रेन के इतने पोर्शन को जूम करके दिखाया गया तो ये मान लीजिए एक्स्ट्रा बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा ये है, इसमें से एक लिपिड को दिखा दिया गया जूम करके, एक लिपिड को ऐसे जूम करके दिखा दिया गया, तो जो डायग्राम दिख रहा है ना हमको, उसको ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए
ये गोल वाला पोर्शन ये हो गया, और ये जो फैटी एसिड वाला पोर्शन ये हो गया। देखिए ये फैटी एसिड वाला पोर्शन हो गया। ये यहाँ फैटी एसिड है और CH2 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 आखिर में CH3 वाला लंबा कार्बन चेन ये हो गया, ये हो गया। ये मुड़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड रहती है, डबल बॉन्ड रहता है तो किंक बन जाता है, मुड़ जाता है वो एरिया। ये इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और जो एकदम सीधा रहता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, ये जो फैटी एसिड की बात कर रहे थे हम लोग, ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो सीधा रहेगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो बीच में जहां से डबल बॉन्ड वहां मुड़ जाएगा ऐसे करके। कोई भी दोनों में से, या दोनों भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, या दोनों सैचुरेटेड हो सकते हैं, या एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, तो हेड में देखिए ये ग्लिसरॉल हो गया भाई, ये ग्लिसरॉल में पहला कार्बन पोजीशन, दूसरा, तीसरा। पहले में फैटी एसिड था, मान लीजिए सैचुरेटेड था, लंबा था, दूसरे में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, ये मुड़ गया था। तीसरे पोजीशन पे फास्फेट था, फास्फेट में आर लिखा है रिमाइंडर ग्रुप, यहाँ पर कोलिन, सेरिन, एथेनॉलमाइन, इनोसिटोल कुछ भी जुड़ सकता है, उसके हिसाब से नाम बदल जाएंगे उसके। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, चूंकि यहाँ पर फास्फेट है तो चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज देखो फास्फेट का, इसलिए पोलर ग्रुप हो गया इतना, ये हेड बनता है इतना, और हेड पोलर ग्रुप होता है। और चूंकि इधर फैटी एसिड है, अब फैटी एसिड में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर हो गया। तो हेड कैसे हो गया भाई, पोलर हो गया ना। अगर पोलर है इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो हाइड्रोफिलिक है। अगर पोलर है तो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल सकता है। अगर अगर यहां पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा ये। जिसमें चार्ज रहता है, आयन रहते हैं, वाटर डिजोल्व होता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन हाइड्रोफिलिक है, पोलर हेड कहता हूं मैं। इतना पोर्शन नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। अब इसकी व्यवस्था को देखिए अच्छे से, कार्बन की संख्या के साथ देखिए भाई, यहां पर ये देखिए, ये देखिए, इतना पोलर हेड बोल रहा हूं मैं, ये पोलर हेड है इतना, ये फैटी एसिड है भाई। देखिए ये लास्ट में मान लीजिए यहाँ CH3 कर दे रहा हूं मैं इसको, चलिए यहाँ पर एक एच कर दे रहा हूं, CH3 हो जाएगा ना, ये इतना CH3 हो जाएगा ना, देखो CH3, ये CH3 हो गया। ठीक, चलिए ये पोलर हेड हो गया। पोलर हेड मतलब कैसा हो गया, वाटर सॉल्युबल, मतलब हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर टेल मतलब हाइड्रोफोबिक, ये हो गया। तो ये जो टेल दिख रहे हैं ना आपको, यही तो है वो डबल लेयर ऐसा रहता है। अगर इसी के डायग्राम को मैं इस केमिकल स्ट्रक्चर को डायग्राम के रूप में अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो हमको कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ऐसे, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। जब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हो तो ऐसे दिखता है। देखिए ये कई सारे, इधर इधर पोलर हेड है, इधर पोलर हेड है। नॉन पोलर वाले बीच में रहते हैं। जो लिपिड का बाई लेयर रहता है ना, लिपिड बाई लेयर में बीच में नॉन पोलर टेल रहते हैं, फैटी एसिड की टेल पाई जाती है। समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पर देखिए ये फास्फेट ग्रुप है भाई, ये पोलर हेड था, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप था, इधर नॉन पोलर टेल है। जहां पर ये फैटी एसिड मुड़ा हुआ है वहां पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कहीं पर भी यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिला मतलब वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। क्योंकि कार्बन को अपना 4 बॉन्ड अलग अलग एटम से बनाना था। यहां पर देखिए तो, देखिए ये कार्बन था, ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना, ये सैचुरेटेड है। लेकिन इस कार्बन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ डबल बॉन्ड मजबूरी में बनाया ना, एक हाइड्रोजन मिलता तो यहाँ बना लेता इसके जैसा, देखो, लेकिन नहीं बनाया ऐसा। इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड और बना सकता था, नहीं बना पाया, इसलिए ये असंतृप्त है, असंतुष्ट है। जबकि ऊपर वाला अपने जितना बॉन्ड बनाना था सब बना लिया, इसे संतुष्ट है वो। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, असंतुष्ट है।
इसका मतलब वो हिलता डुलता रहेगा, अगल बगल मुड़ा रहेगा ना उसका बॉन्ड, बॉन्ड की वजह से पूरा फैटी एसिड मुड़ जाएगा, वहां पर मुड़ जाएगा तो अब लिपिड कमजोर पड़ जाएगा, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए भाई एक एक करके पूरे को हम एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, पहला फास्फेटिडिल कोलिन, देखिए ऊपर वाला ये फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल कोलिन का दूसरा नाम पीसी लिखते हैं या अगला नाम लेसिथीन। ध्यान से देखिएगा, पहला कमेंट, द मोस्ट एबंडेंट फास्फोलिपिड जनरली फाउंड ऑन द आउटर लिपलेट। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है जी ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर। ये रुकिए, यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, नीचे बहुत कम देखने को मिलेंगे। रुकिए मैं इसको ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं, अब हर जगह ऐसे ब्लैक कलर से बनाऊंगा, है ना, क्योंकि वो कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है। देखिए ये मैक्सिमम कहाँ मिल रहे हैं भाई, आउटर लेयर में, इनर लेयर में बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगला, इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इसका काम क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी टूटने नहीं देता, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, कभी इसको खंड खंड या टूटने नहीं देता। अगला, फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन कितना नरम होगा कितना सख्त होगा उसको मेंटेन करता है। स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन को कभी अव्यवस्थित होने नहीं देता, मेम्ब्रेन को स्थायी बना के रखता है। स्थायी मतलब कभी मेम्ब्रेन इधर उधर टूटता फटता गिरता नहीं है भाई, मेम्ब्रेन एक स्टेबिलिटी लेके रहता है ताकि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बना रहे और काम भी चलता रहे। ठीक, अगला देखिए, फास्फेटिडिलकोलिन एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोलिन एंड इज एसेंशियल फॉर सेल प्रोलिफरेशन। फास्फेटिडिलकोलिन में देख लीजिए भाई, इतना ये कोलिन था ना, इतना कोलिन था, इतना फास्फेटिडिल था। ठीक, फास्फेटिडिल था, फास्फेटिडिल कोलिन जब टूट जाएगी तो कोलिन निकलेगा ना, तो ये कोलिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है और सेल के प्रोलिफरेशन यानी कि सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल प्रोलिफरेशन में मदद करता है। अगर रही बात चार्ज की, देख लेते हैं, इस ऑक्सीजन का एक चार्ज मिलेगा आपको और यहां पर इसका एक चार्ज मिलेगा। देखिए नाइट्रोजन का एक चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन का एक चार्ज, प्लस और माइनस दोनों चार्ज हैं, इसलिए ज्विटर आयन बोलते हो, हेड ज्विटर आयन के रूप में है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए तो चार्ज न्यूट्रल हो गया, लेकिन दोनों चार्ज एक एक तो था, इसलिए ज्विटर आयन था और दोनों ने एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया तो न्यूट्रल हो गया। तो हेड कैसे हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हेड क्यों बोल रहे देखिए, क्योंकि इतना तो पोलर हेड बनाता है, ऐसे हेड बनाता है, और ये फैटी एसिड की लंबी टेल ऐसे और ये ऐसे, समझे ना। यहां पर देख लीजिए, ये पोलर हेड था, ये देखिए इतना पोलर हेड बनाया और ये फैटी एसिड का टेल बन गया ऐसे। सेम ऐसे यहां भी है हमारा, देख लीजिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। बस ये समझ लीजिए आप लोग, यहां पर जो प्रोसेस चल रहा है, कहानी चल रहा है कि इतना फार्मूला को इधर लिख दिया गया है, इधर इस साइड में, जब इस साइड में लिख देंगे तो इतना, अब इसको भूल जाओ भाई, है ना, वो इधर आ गया। अब इतना पोलर हेड हो गया, इधर फैटी एसिड टेल हो गया, इसका मतलब डायग्राम हो गया ऐसे। ये यहां पर देख लीजिए, हमारे पास कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 था, इधर फैटी एसिड की लंबी चेन थी, इधर फैटी एसिड लंबी चेन थी,
इधर फॉस्फेट था, इधर कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ था। मैं बोला इधर ना लिख करके इसको इधर लिख दिया गया, ठीक, समझाने के लिए। ऐसे हो गया। अब इतना ये ग्लिसरॉल वगैरह सब मिला करके इतना, क्योंकि फास्फेट है तो चार्ज तो होगा, पोलर होगा, ये हेड बन गया और इधर का ये टेल बन गया। कुल मिला के ऐसे हो गया ना जी। अब तो ऐसे देखिए, ये ऐसे मैं जैसे देखूं इसको ऊपर नीचे कर दूं, दाएं बाएं कर दूं, मतलब वही है, जहां पर हेड दिख रहा है पोलर है, और जहां पर टेल दिख रहा है नॉन पोलर है, फैटी एसिड का बना हुआ है। चलिए, ठीक है। तो ये था कहानी। फास्फेटिडिल के साथ क्या जुड़ा है, कोलिन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमारा हेड में दो चार्ज हो गए, एक प्लस एक माइनस, ज्यूटर आयन। कुल मिला के हेड में चार्ज कितना है बोलने पर न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिए। अगला हमारे पास क्या भाई, देखो, फास्फेटिडिल शेरीन लोकेटेड इन द इनर लिबलेट कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। ये ज्यादातर कहां मिलेंगे, अंदर की तरफ ज्यादा मिलते हैं, है ना, अंदर की तरफ ज्यादा मिलते हैं, बाहर की तरफ बहुत कम देखने को मिलेंगे, अंदर की तरफ ज्यादा है। और नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, देखिए, देखिए भाई, इतना तो फास्फेटिडिल हो गया, इतना हो गया हम लोगों का सेरिन, और सेरिन का देखिए ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी, सेरिन का ये पॉजिटिव चार्ज, और सेरिन का ये नेगेटिव चार्ज, और ये फास्फेट का नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के दो नेगेटिव चार्ज हुए ना जी, दो नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, बच गया एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो वन नेगेटिव चार्ज, है ना, एक्स्ट्रा में वन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बचा एक। तो लोकेटेड इन द इनर लिपलेट कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक। अगला देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज इट इज बाइंड विथ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का है, फास्फेटिडिल सेरिन खुद एक अमीनो एसिड है, और उसमें नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है एक ठो, तो इसलिए बाकी जो अमीनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, उनके साथ आराम से जुड़ जाता है जी। रेजिड्यू बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मतलब ये जो फास्फेटिडिल सेरिन है इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन है उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा जुड़ जाता है, आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हो आप, उसके द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला, इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सेलुलर सिग्नलिंग, सेलुलर सिग्नलिंग में बड़ा काम आता है ये। एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, जब सेल को मारना होता है तो ये काम में आता है। एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में तो काम आ ही रहा है, ठीक है। ज्यादातर किधर रहता है बोलने पर, निचले साइड पर मेम्ब्रेन के, है ना, इनर लिपलेट में ज्यादा रहता है, फास्फेटिडिल सेरीन में, यहाँ सेरीन है, सेरीन है, तो उस सेरीन के साथ लाइसिन का के सिंबल, लाइसिन का के होता है ना, चलो मैं लाइसिन ही लिख दे रहा हूं भाई, लाइसिन या आर्जिनिन अमीनो एसिड का पॉजिटिव चार्ज और सेरिन का नेगेटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा जुड़ जाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यानी कि आयोनिक बंड, ठीक है। अगला देखिए, फास्फेटिडिल एथेनॉलमाइन पीई शॉर्टकट में, या उसको हम सिफेलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। प्रीडोमिनेंट इन द इनर लिपलेट, कहां मिल रहा है ज्यादा भाई, ये भी अंदर वाले साइट वाले बाइलेयर में, ऊपर में कम मिलता है, ठीक है, नीचे सबसे ज्यादा मिलेगा। अगला कमेंट देखिए,
इट स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मुड़ा रहता है, घुमा रहता है, मेम्ब्रेन का कर्व बनाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो घुमा रहता है ना, ऐसे करके, ऐसे कैसे कर्व हुआ देखिए, तो मुड़ा है ना, ऐसा लिपिड बाइलेयर का होता है ऐसे, तो कैसे मुड़ा हुआ है, ये कर्व को बनाता है। एंड प्रमोट फ्यूजन एंड फिजन, कि जब दो कोशिकाएं जुड़ती हैं या किसी सेल मेम्ब्रेन में कोई वेसिकल जुड़ता है, यहां से वेसिकल निकलता है, तो वेसिकल जब जुड़ता है सेल मेम्ब्रेन में, वो फ्यूजन या फिजन, मतलब जब कोशिका डिवाइड होता है बीच से, डिवीजन। एंड एक्ट एज ए चैपरॉन फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन फोल्डिंग, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जितना भी ये प्रोटीन देख रहे हैं, सब प्रोटीन एक स्पेशल तरीके से फोल्ड हुए हैं, तो इस फोल्डिंग को बनाने में चैपरॉन प्रोटीन की तरह काम करता है। चैपरॉन प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो किसी को पकड़ के रखता है और उसको समय देता है फोल्ड होने के लिए, ठीक, तो चैपरॉन की तरह काम करता है। ऐसे तो चैपरॉन प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहां पर ये फॉस्फेटिडिल एथेनालेमाइन भी चैपरॉन की तरह काम करता है और प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद करता है, ठीक। यहां पर देख सकते हैं इतना फॉस्फेटिडिल है, फॉस्फेटिडिल, और इतना हमारे पास क्या है, एथेनॉलेमाइन। चार्ज की अगर बात करें हम, देखिए फॉस्फेट का तो अपना चार्ज है ही नेगेटिव चार्ज, और इसका पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं। एथेनॉलेमाइन का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं बोला था नाइट्रोजन के कुल 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 4 बॉन्ड बन गया, 3 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, 1 तो कार्बन के साथ, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 आयन है, तो द्वितीय आयन हो गया। द्वितीय मतलब 1 प्लस 1 माइनस, और न्यूट्रल चार्ज मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके पहले वाले में हमने ये नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं, चलिए। इतना को क्या बोलते थे हम लोग, फॉस्फेटिडिल, और इतना क्या था ये हमारे पास, सेरीन, ठीक है। इसको फिर ध्यान से देखिए भाई, ये फॉस्फेटिडिल में ये फैटी एसिड इधर बनाए थे हम, इस फैटी एसिड को भी इधर बनाए थे, अभी पलट दिए हैं ताकि आपको ये डायग्राम अच्छे से याद हो पाए और ये डायग्राम का मतलब समझ में आए। जो भी डायग्राम बना रहे हैं भी हम लोग, देखो आगे, जैसे ये डायग्राम बनाए, यहां पर एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और इतना पूरा पोलर पार्ट हो गया ना, ऐसा लिपिड जैसा, देखो ऐसा, बस यही स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। पीआई के नाम से जानते हैं हम लोग, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, माइनर कंपोनेंट ऑफ द इनर लिपलेट। फॉस्फेटिडिल जो इनोसिटॉल है, एक तो बहुत कम संख्या में पाया जाता है, और जो भी पाया जाता है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन बहुत कम। ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल ऊपर में कभी एक आध मिल गया तो बहुत है, एक तो कम होते हैं ये, और इन कम में इनर लिपलेट में थोड़े पाए जाते हैं, ठीक। अगर कंपेयर करूं अपर लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपर लेयर और इनर लेयर, ये अपर लेयर, ये इनर लेयर, किधर ज्यादा मिलता है, तो इनर लेयर में। लेकिन बाकी अगर फॉस्फेटिडिल अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे फॉस्फेटिडिल कोरिन, कोलिन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, इन सब की तुलना में बात करें तो ये कम मात्रा में मिलते हैं, इनकी मात्रा कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और जो भी होती है वो किधर पाई जाती है, इनर साइड की तरफ पाई जाती है। चलिए, इट एक्ट एज क्रूशियल प्रिकर्सर फॉर phosphoinositides, PIPs, such as phosphatidyl inositol 4,5 डाइफॉस्फेट, इसको PIP2 कहते हैं, PIP2, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5
डाइफॉस्फेट, which are essential for cell signaling, membrane trafficking, ion channel regulation and cytoskeleton organization। कहने का मतलब क्या, देखिए ये जो हमारे पास फॉस्फेटिडिल है, इतना जो फॉस्फेटिडिल है, इस फॉस्फेटिडिल में ये इनोसिटोल जुड़ गया, तो इस इनोसिटोल से दो चीजें हो सकती है कि चौथे और पांचवें नंबर कार्बन पर, अगर मैं काउंट करूं यहां से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां फॉस्फेट जोड़ दो, इसको यहां से कट कर दो, जिसको फॉस्फेटिडिल, इनोसिटोल, ये फॉस्फेटिडिल, इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये एक प्रकार के सेल सिग्नल को मेंटेन करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये हमारे पास जो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बना सकता है जिसका नाम PIP2, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, उसको बना सकता है। अगर वो बन गया तो सेल सिग्नलिंग कराएगा, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग करेगा, मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन वगैरह को आर पार करने में मदद करेगा, किसी आयन चैनल को खोलने में मदद करेगा, रेगुलेट करेगा, एंड साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर जितना भी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट है ना होते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करेगा। कुल मिला के कहो कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है, किसके लिए? PIP2 के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये कह सकता हूं मैं एक लाइन में, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल शॉर्टकट लिखा हूं, से फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट बनता है। यदि चौथे नंबर पांचवें नंबर कार्बन पे इनोसिटोल पे फॉस्फेट जुड़ गया ऐसा करके, तो वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर पे आते हैं जी, डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ये देखिए, ये तो फॉस्फेटिडिल है ही, एक बार फिर काउंट कर लेते हैं हम लोग कार्बन की संख्या, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले कार्बन पे फैटी एसिड नंबर 1, दूसरे कार्बन पे फैटी एसिड नंबर 2, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, देखिए ये सेम ऐसे इधर भी तो है। ये देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, पहले कार्बन पर फैटी एसिड नंबर 1, दूसरे पर फैटी एसिड 2, तीसरे पर फिर क्या जुड़ा है? फॉस्फेट जुड़ा है। ये भी क्या हो गया? फॉस्फेटिडिक एसिड या फॉस्फेटिडिल। और बीच में दोनों को लिंक करने वाला कौन है? ग्लिसरॉल। इसको याद रखना, ये बीच में कौन है? ग्लिसरॉल इन दोनों को जोड़ के रख रहा है। जब ग्लिसरॉल बीच में जोड़ रहा है, देखना हर बार जब जब ऐसे जुड़ रहा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये कौन है? ग्लिसरॉल। तो अब बताइए, दो फॉस्फेटिडिल हैं, एक और दो, तो डाई फॉस्फेटिडिल, बीच में ग्लिसरॉल, इसे नाम पड़ा डाई फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, जिसको कार्डियोलिपिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहता है कार्डियोलिपिन? चलिए देखते हैं। इट इज रेयर इन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत कम पाया जाता, नहीं पाया जाता है ये। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे सेल के चारों तरफ का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, बल्कि कहां पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसके मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बट इट इज ए यूनिक डाइमेरिक phospholipid found primarily in mitochondrial membrane, 20% of its lipid। कि माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी लिपिड का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका 20% कार्डियोलिपिन का बना होता है, वो डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का। ठीक है, ये डाइमेरिक है। डाइमेरिक क्यों बोल रहे हैं? देखिए भाई, ये एक फॉस्फेटिडिल है, दूसरा ये फॉस्फेटिडिल है, दो फॉस्फेटिडिल है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया? डाइमेरिक इन नेचर, डाइमेरिक फॉस्फोलिपिड हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फास्फेटिडिक एसिड मोटिव, 2 फास्फेटिडिक एसिड से बना होता है, लिंक्ड बाय ए सेंट्रल ग्लिसरॉल बैकबोन, बीच में ग्लिसरॉल है। इट्स स्ट्रक्चर फीचर्स फॉर 4 एसिल चेन। भाई 4 एसिल चेन बनाएंगे ना, कैसे 4 एसिल चेन बनाएंगे देख लीजिए। बीच में ग्लिसरॉल हो गया, ठीक। यहां पर एक हेड बन गया, ये वाला हेड देखिए, ये हेड बन गया। इधर एक हेड बन गया, देखिए हेड बन गया, ये एक हेड बन गया इतना। बीच में ग्लिसरॉल हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, जी कर दे रहा हूं मैं इसको। अब एक फैटी एसिड है, दूसरा फैटी एसिड है, इधर का फैटी एसिड है, इधर का फैटी एसिड है, ऐसे बन जाएगा ना। अब ये तो 4 फैटी एसिड चेन बना कि नहीं, 4 फैटी एसिड बना ना। यहां पर एक 2 फैटी एसिड, इधर एक दो 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 4 फैटी एसिड, एंड 2 नेगेटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच पर देखो तो नेगेटिव चार्ज कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। कैसे देखिए, ये देखिए, इस फास्फेट का एक नेगेटिव चार्ज, इस फास्फेट का नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज बन गए ना यहां पर। फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल पीएच, ब्लड का पीएच देख लीजिए 7.4, उस 7.4 पीएच पर बोल रहा है ना। इसकी जो चार्ज होगी कितनी होगी, पीएच 7.4 पर कितनी होगी, 2 नेगेटिव चार्ज होगी। विच आर क्रिटिकल फॉर मेम्ब्रेन कर्वेचर, ये भी मेम्ब्रेन को क्या करवाता है जी, कर्व बनाता है। किसके मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को, है ना। एंड स्टेबलाइजिंग रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स, आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पाया जाता है, जो अंदर घुसा है, देखिए ये जो घुसा हुआ है ना, क्रिस्टी है। इस क्रिस्टी में, पूरे क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो पूरे मेम्ब्रेन के कर्वेचर को मेंटेन करता है, और वहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 ऐसे करके जो पाए जाते हैं, उन सबको भी मेंटेन करता है, ठीक। ये देखिए फास्फेटिडिल इनोसिटल की अगर मैं बात करूं, इसका चार्ज नहीं बताया था मैं आपको, देख लेते हैं। फास्फेटिडिल इनोसिटल में नेगेटिव चार्ज होगा फास्फेट का, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा भाई। ये चलिए, हाँ ये हो गया हम लोग का। क्या देखिए हमने क्या पढ़ लिया अभी, ये हमने पढ़ लिया फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल सेरिन, फास्फेटिडिल एथेनालेमाइन, फास्फेटिडिल इनोसिटोल, डाईफास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, हमने चारों को पढ़ लिया, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए फटाफट, कि फास्फेटिडिल कोलिन कहां ज्यादा पाया जाएगा, आउटर साइड पे। फास्फेटिडिल सेरिन कहां ज्यादा पाया जाएगा, लोअर लिपलेट पे, लोअर सरफेस पर, लिपिड बाइलेयर में। फास्फेटिडिल एथेनॉल एमाइन कहां पाया जाएगा, लोअर साइड सबसे ज्यादा पाया जाएगा। फास्फेट फास्फेटिडिल इनोसिटल कहां पाया जाएगा, लोअर साइड पे, जो भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा, ठीक। अगला हमारे पास क्या, डाईफास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ये कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं अभी हम लोग। अगला हमारे पास क्या है, प्लाज्मा लोशन, ये देख लेते हैं। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का ही चल रहा है प्लाज्मा लोशन। चलिए थोड़ा प्लाज्मा लोशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लाज्मा लोजेंस आर अ यूनिक क्लास ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ये भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में पहला फॉस्फोलिपिड था, दूसरा प्लाज्मा लोजन था, ठीक। कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्लिसरॉल बैकबोन फीचरिंग ए फैटी अल्कोहल विद वाइनिल एथर बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इथर बॉन्ड पाया जाता है यहाँ पर। वाइनिल मतलब वो एल्किल भी हो सकता है, तो यहाँ पर वाइनिल मतलब एल्केनिल ही होगा, नील है ना,
NYL। तो अल्कोहल विद वाइनिल एथर बॉन्ड एट द सीरियल नंबर 1 पोजीशन, ये सब दिखाता हूं मैं अभी आपको ना। अब एक देख लीजिए, डाइएसिल फॉस्फेट या फॉस्फेटिडिल जिसको कहते थे हम लोग, ये फॉस्फेटिडिल अभी जो हमने बनाया था, ये फॉस्फेटिडिल था। पहले कमेंट लिख लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, सीरियल नंबर पोजीशन पे 1 पे ये है, ये 2 पे है, ये 3 पे है कार्बन नंबर। ये देखिए सीरियल नंबर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन पे यहाँ पर है। यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ा है, ये फैटी एसिड जुड़ा है, ये फॉस्फेट जुड़ा है, इसमें कोई ना कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर खासकर जो होती है एथेनॉल एमाइन या फिर कोलिन हो सकता है, ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है यहाँ पर। चलिए, तो ये हमारा नॉर्मल फॉस्फेटिडिल था या डाइएसिल फॉस्फोलिपिड था। यहां पर और क्या क्या कंडीशन आ सकती है, एक चीज देख लीजिए आप लोग, कहीं पर भी यदि एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन, कार्बन का डबल बॉन्ड O और फिर कोई अगला एल्किल ग्रुप हो, ऐसा हो तो इसको क्या कहते हो आप लोग, एस्टर बॉन्ड। आज की क्लास में शुरू में बात कर लिया था हमने। और यदि एल्किल ग्रुप हो, ऑक्सीजन हो और फिर कोई एल्किल ग्रुप हो तो उसको बोलते हो एथर बॉन्ड, इथर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड और इथर बॉन्ड में अंतर देख लीजिए। हमारा जो नॉर्मल फास्फोलिपिड था, डाइएसिल फास्फोलिपिड, वहां पर क्या था देखिए, तो ये R O C डबल बॉन्ड O और R मतलब एल्किल ग्रुप। ये जो था पहले कार्बन के पोजीशन पर, और दूसरे में भी देखिए ये एल्किल ग्रुप O, RO हो गया, C डबल बॉन्ड O फिर R, दोनों जगह पे क्या है भाई हमारे पास, एस्टर बॉन्ड है। तो चलिए दोनों जगह पे एस्टर बॉन्ड लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर भी एस्टर बॉन्ड, यहां पर भी एस्टर बॉन्ड, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि देखिए जिस प्रकार से यहां पर एल्किल ग्रुप O C डबल बॉन्ड OR है, जैसे एल्किल ग्रुप O C H2R हो, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका मतलब R एल्किल ग्रुप हो गया, इसका मतलब O और इसका मतलब CH2R, CH2R मतलब एल्किल ग्रुप ही हुआ है ना, ऐसे CH2R मतलब क्या, CH2 आखिर में CH3, ये भी एल्किल ग्रुप हो गया। तो ये R, ये O और ये भी R हो गया, तो ROR हो गया, तो क्या बन गया भाई, ये इथर बॉन्ड बन गया, एथर बॉन्ड, ठीक। भले ये फिर क्या है, एस्टर बॉन्ड है, क्यों, ROC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर बॉन्ड है, ऊपर का इथर बॉन्ड था, ठीक है। चलिए ये कंडीशन हो गया। अगला क्या हो सकता है देखिए, तो ये RO, देखिए ये CH2 है, CH2 मतलब कितना भी हो सकता है ना आगे, ये CH2 नहीं, सॉरी CH ना, CH2 नहीं, CH बीच में डबल बॉन्ड है भाई, याद रखना ना, ये डबल बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला हो गया। फिर आगे CH2 करके लास्ट में ये R तक जाएगा, जितना भी जाएगा, जितना कार्बन का होगा। मान लीजिए 18 कार्बन का है तो एक कार्बन, दो कार्बन और इधर से आगे 16 कार्बन और मिलेंगे आपको। तो कुल मिला कि ये भी क्या हो गया, RO और ये R, ये भी कौन सा बॉन्ड बन गया जी, ईथर बॉन्ड। ये एल्किल ग्रुप ROC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर बॉन्ड। हम जो बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये कि जो नॉर्मल जो हमारा फास्फोलिपिड होता है, डाइएसिल फास्फोलिपिड ये होता है, कभी कभी वो ऐसा भी बन जाता है कि कार्बन पोजीशन नंबर 1 पे एस्टर बॉन्ड, सॉरी ईथर बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 पे एस्टर बॉन्ड, जबकि नॉर्मल में क्या होता है, पहले में भी एस्टर बॉन्ड, दूसरे में भी एस्टर बॉन्ड। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हो,
हम क्या कहते हैं जी, प्लाज्मालोजन। तो प्लाज्मालोजन क्या है देख लेते हैं। आप कमेंट समझ में आ गया। देखिए, प्लाज्मालोजेंस आर यूनिक क्लास ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही तो है ना, ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी है, ठीक है, फॉस्फेट भी है, और यहां पर एथेनॉल एमाइन या कोलिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, प्लाज्मालोजन में या तो क्या होगा, एथेनॉल एमाइन या कोलिन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय ए ग्लिसरॉल बैकबोन फीचरिंग ए फैटी एल्कोहल विद विद अ वाइनिल एथर बॉन्ड। ये एथर बॉन्ड, वाइनिल मतलब यहां पर एल्केनिल है, जैसे देखिए ये एल्किन, मैथेन एथेन वाला एल्केनिल। ठीक, बॉन्ड एट द सीएल नंबर पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 पे देखिए, इसी में तो बॉन्ड बना है ना, इथर बॉन्ड। एन एस्टर लिंक्ड फैटी एसिड एट्स, एस्टर बॉन्ड कहां बन रहा है बोल रहा है, सीरियल नंबर 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे एस्टर बॉन्ड बन रहा है बोल रहा है। देखिए, एंड ए पोलर हेड ग्रुप यूजुअली एथेनॉलमाइन एंड कोलिन। पोलर हेड ग्रुप में कौन होगा, इस हेड ग्रुप में कौन होगा, एथेनॉलमाइन या कोलिन होगा बोल रहा है, एट द 3 पोजीशन पे, तीसरा नंबर पोजीशन पे यहां पर। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हो, प्लाज्मा लोशन। द सीरियल नंबर 1 वाइनिल एथर लिंकेज distinguishes them non from conventional ester linked phospholipid। यही तो है, इतना ही तो है, ये एस्टर बॉन्ड ही तो है जो बाकी हमारे जो सामान्य फास्फोलिपिड है उससे अलग बनाता है उसको। ये देखिए, यहां पर एस्टर बॉन्ड था, यहां पर इथर बॉन्ड आ गया। देखिए, हमारा सामान्य लिपिड पहला वाला, ये देखिए, ये एस्टर बॉन्ड था यहां पर, जबकि यहां पर पहले पोजीशन पे अभी जो प्लाज्मालोजन की बात करें वहां पर एथर बॉन्ड आ गया। तो इतना ही अंतर है बस। एक सामान्य जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, डाइएसिल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ये पहले दूसरे पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे एस्टर बॉन्ड होता है, जबकि इसमें पहले पोजीशन पे एथर बॉन्ड होता है, दूसरे पोजीशन पे एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कहां कहां मिलते हैं। प्राइमरली लोकेटेड इन द इनर साइटोसोलिक लीफलेट। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, इनर लीफलेट प्लाज्मालोजन। ठीक है, बाहर में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। कंस्टिट्यूट अप टू 20% ऑफ टोटल फास्फोलिपिड। जितना भी फास्फोलिपिड है उन फास्फोलिपिड में टोटल में से 20% सेल मेम्ब्रेन का, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला अलग था, वो डाइफॉस्फेटेटेड ग्लिसरॉल था, इसको हम कार्डियोलिपिन के नाम से जानते थे, पिछला वाला था, है ना। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौन कौन है, प्लाज्मालोजन है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी लिपिड का 20% हिस्सा यही बनाता है। देख लीजिए, दे आर पार्टिकुलरली abundant in the neuronal, cardiovascular and immune cell membrane। कौन से सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलता है, नर्व में न्यूरोनल नर्व, हार्ट में हार्ट के सेल में, कार्डियोवैस्कुलर सेल में, एंड इम्यून सेल, इम्यून सेल में जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट होते हैं उनमें। प्लेइंग अ वाटर रोल इन मेंटेनिंग मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। क्या करता है, मेम्ब्रेन में वो लचीलापन को, वो फ्लूडिटी को, वो तरल टाइप से बना के रखता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देता है। एंड एक्टिंग एज एंटीऑक्सीडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, मेम्ब्रेन को टूटने नहीं देता, फटने नहीं देता। ठीक, जब ये प्लाज्मालोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, इनर साइड पे ज्यादा पाई जाती है, तो किसी ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी प्रकार की हानि या क्षति नहीं होती है। उस ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल से ये प्लाज्मालोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचा लेता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, एक बार सेव कर लेते हैं।
चलिए भाई, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था बीच में मैं कि डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, इसको कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर हार्ट की मसल्स में पाई जाती है, हार्ट के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियोलिपिन। ठीक है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन का पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आज बात किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड था, लिपिड में जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड था, आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्फिंगोलिपिड और स्टेरॉल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।